नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल सिविल सर्विस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हाल ही में MPPSC 2019 का मुख्य परीक्षा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इस संबंध में आपसे पेपर 3 का पार्ट बी डिस्कस करने आया हूँ। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आया था और उसको कैसे अटेंड करना था। क्वेश्चन अच्छा था, एवरेज था, बढ़िया पेपर आया था। चलिए देखते हैं। हम आज की इस लेक्चर में आपसे केवल 3 मार्क्स के नंबर को ही डिस्कस करेंगे और बाकी के जो 6 मार्क्स 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है। तो हमसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर किस राज्य की सबसे कम है। तो आप सभी जानते ही हैं कि बिहार राज्य की सबसे कम है। कितनी है? बिहार की 61.80 है। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की है 65.40। फिर इसके पश्चात राजस्थान राज्य की है 66.10। ठीक है। अब हमसे पूछा है GDR क्या है। दूसरा क्वेश्चन है GDR से क्या अभिप्राय है। तो सर GDR किसे कहते हैं? तो GDR का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए था। तो GDR का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। ठीक है। यह एक प्रकार का क्या होता है? प्रमाण पत्र होता है जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। यह अनिवासी निवेशकों के लिए होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी देश के स्टॉक मार्केट के में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर भारत का कोई कंपनी अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश की स्टॉक मार्केट में निवेश करता है तो उसके पास इसके लिए GDR होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? GDR। ठीक है। GDR जारी करने के बाद कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी जुटा सकती है। ठीक है। तो ये था हमारा GDR। अब तीसरा क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। यह क्या होता है? यह सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों की दाम की गारंटी होती है। मतलब जब किसान कोई फसल को लगाता है तो उस फसल को लगाने से पहले उसे यह पता चल जाता है कि इसकी हमारी मार्केट प्राइस क्या होगी। मतलब सरकार के द्वारा इसके कितने रुपए में लिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि धान की फसलों में, गेहूं की फसलों में, चनों की फसलों में सरकार MSP क्या करती है? जारी करती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। कितना हिस्सा है? 55% हिस्सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो अवमूल्यन क्या होता है? हमको लिखना क्या था कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मूल्यों की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। इसे ऐसे समझें कि अगर रुपए का अवमूल्यन होता है तो इसका मतलब होगा कि अब $1 खरीदने में ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेगी। ठीक है। मतलब रुपए की कीमत में कमी आ जाती है। ठीक है। यही था हमारा एक क्वेश्चन, मुद्रा का अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रिप्स क्या है। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। किसके किसके बीच समझौता है? यह WTO और मित्र राष्ट्रों के बीच एक समझौता किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 को किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? तो बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसको हम ऐसे लिखते कि WTO के द्वारा बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को अधिकार देने के लिए 1 जनवरी 1995 को अंतर्राष्ट्रीय समझौता WTO और सदस्य राष्ट्रों के बीच किया गया है। ठीक है। ये थी हमारी क्वेश्चन की आंसर। अब अगला क्वेश्चन का क्या है हमारा कि राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय के मापने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? उत्पादन,
आय तथा व्यय। उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि। अब उत्पादन क्या है, आय क्या है, व्यय क्या है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय को उत्पादन विधि के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। वहीं विनिर्माण, गैस तथा जल आपूर्ति, व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट, यातायात, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा, लोक प्रशासन आदि को आय विधि के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। अगला क्या है, पक्का निर्माण तथा पक्का पूंजीगत उत्पादन व्यय विधि द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये थी इसकी ये। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, मतलब जीडीपी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग ही जानते ही होंगे इसके आंसर कि किसी देश की सीमा के अंतर्गत उपस्थित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इसमें एक शब्द है कि अंतिम वस्तु। तो इसका मतलब क्या होता है, अंतिम वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जो उपभोग के लिए बाजार मूल्य पर तैयार होती है। जैसे कि कुछ भी चीज़ हम लेने जाते हैं, जैसे कि हमको लेना है, खाने की चीज़ लेना है, बिस्किट लेना है। अगर हम बिस्किट बाजार मूल्य से खरीदते हैं, बाज़ार में दुकानदार को पैसा देते हैं, फिर उसको ख़रीद लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या उसका उपभोग करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, हमारी अंतिम वस्तु कहलाती है। यही कहलाती है जीडीपी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम क्या है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम क्या है, तो इसमें हमको क्या क्या लिखना था कि इसका स्थापना कब किया गया, किस उद्देश्य से किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो बताता हूँ मैं इसमें कि इस योजना का प्रारंभ 26 जनवरी 2016 को किया गया। किनके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि नई पीढ़ी के उत्साही तथा जोखिम उठाने के सक्षम उद्यमियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान निभाने हेतु पहल हेतु किया गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कुछ नहीं है दोस्तों, ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य बेरोजगारी की उस स्थिति से है जिसमें बाहरी तौर पर व्यक्ति कार्य में तो संलग्न दिखाई देता है, लेकिन उसके द्वारा कोई अतिरिक्त उत्पादन या अतिरिक्त आय अर्जित नहीं की जाती है। यह बेरोजगारी मूल रूप से कृषि में दिखाई देती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरक्षित भंडार मतलब बफर स्टॉक क्या है। ठीक है, बफर स्टॉक के बारे में पूछा है हमसे, तो बफर स्टॉक किसे कहते हैं, देखते हैं इसको। मतलब इसमें कुछ आकस्मिक परिस्थितियों जैसे सूखा, बाढ़, अकाल एवं फसल खराब हो जाने की स्थिति एवं मूल्यों में अचानक वृद्धि होने से सामान्य लोगों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा एक स्टॉक बनाकर रखा जाता है, उसे बफर स्टॉक कहते हैं। मतलब भविष्य की आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा खाद्यान्न की वस्तुएं आदि को रखा जाता है, इसे ही बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक के द्वारा इसे रखा जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सापेक्ष गरीबी क्या है। ठीक है, सापेक्ष गरीबी के बारे में पूछा है। वैसे गरीबी तो दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो इसमें हमसे सापेक्ष गरीबी के बारे में पूछा है, तो हम सापेक्ष गरीबी को कैसे लिखेंगे कि सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के मध्य कितनी विषमता है। ठीक है, सापेक्ष गरीबी को हम दो विधियों के द्वारा माप सकते हैं। एक होता है लॉरेंज वक्र विधि और दूसरा होता है गिनी गुणांक। अब दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उदिता योजना क्या है। क्या पूछ रहा है, उदिता योजना क्या है। उदिता योजना बेसिकली उदिता योजना के अंतर्गत किशोरी के मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना किशोरियों के पोषण व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच तैयार करके किशोरियों के लिए कार्यकलाप तैयार करती है। इसका लाभ किशोरी बालिकाएं एवं 18 से 49 वर्ष की महिलाएं ले सकती हैं। ठीक है, ये क्या थी हमारा उदिता योजना।
अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो इसमें हमको क्या क्या बताना था कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, कहाँ स्थित है तथा इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, तो इसमें इसका स्थापना हुई थी 1952 में। स्थित कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, और यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रमुख संस्थानों में से एक है, ICMR। ठीक है, इसे वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब जो नीचे दिया है प्रश्न 2, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर हम इस लेक्चर में कवर करते तो लंबा वीडियो हो जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।